Hello everyone and welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on regional organizations. इससे पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर अपने लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे और इसके पहले की जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं पहले करवा चुकी हूँ उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे. आज हम बात करने जा रहे हैं बीम्स्टेक और उसके साथ साथ OPEC के बारे में, यानी कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे एग्ज़ाम में मेंशन की गई हैं. सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये सिलेबस में बताई गई हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस. इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. सो बात करते हैं हम बीम्स्टेक की. तो व्हाट इज़ बीम्स्टेक? देखिए, जैसा कि बीम्स्टेक नाम से ही हमें पता चल रहा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बीम्स्टेक का मतलब क्या है? बीम्स्टेक का मतलब है, एक फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बीम्स्टेक दिखता कैसा है? बीम्स्टेक का लोगो कैसा है? तो बीम्स्टेक का लोगो जो है वो ऐसा दिखता है. दिस इज़ योर बीम्स्टेक. एंड व्हाट इज़ बीम्स्टेक? अब हम बीम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है, उनकी बात की जाती है. ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है? विद द एम टू प्रमोट इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है. कहाँ पे? अलग अलग सेक्टर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, या इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट की बात की जाती है यहाँ पर हमारे बीम्स्टेक में. अब बीम्स्टेक में क्या होता है, देखिए पहले बात करते हैं. बीम्स्टेक जो है हमारा, ये बना क्यों? इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? वो यही था कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है. ये जो था मेन इसका मकसद था. उसके साथ साथ इन्हें क्या करना है, देखिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की जाएगी. इसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की जाती है. देन इसमें नॉन इंटरफेरेंस की बात की जाती है कि जितने मेंबर कंट्रीज हैं एक दूसरे के उसमें पर्सनल इश्यूज में नो इंटरफेरेंस रहेगा इंटरनल अफेयर्स में. उसके साथ साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती है, ये इनका एक मेन प्रिंसिपल है. उसके बाद ये सब आपस में काम करते हैं, मिलकर करते हैं, और इसके साथ अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं. ठीक है. अब जो बीम्स्टेक है ये आया कब? ये आया 1997 में, शुरुआत में, जब 4 मेंबर्स जो थे इन्होंने मिलकर के इसको बनाया और इसको कहा जाता था बीस्टेक. अब व्हाट इज बिस्ट? उस टाइम पे जो बिस्टेक था उसका मतलब ये नहीं था कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था. उस टाइम पे इसका मतलब था सीधा सीधा, दिस वाज एक्रोनॉम फॉर द कंट्रीज जो कि इसको मिलकर जिन्होंने बनाया था, यानी कि शॉर्टकट था उन कंट्रीज़ के नेम का. जैसे बी जो था ये हमारा, इट रेफर टू, यानी बी का मतलब था हमारा बांग्लादेश. ठीक है. देन वी हैव दिस आई इंडिया, देन वी हैव एस फॉर श्रीलंका एंड देन टी फॉर थाईलैंड. तो ये थी हमारी 4 जो मेन कंट्रीज थी जो कि उस टाइम पे जिन्होंने शुरुआत में इसको जो है बनाया. तब इसको जाना जाता था 1997 में बिस्टेक के नाम से. फाइन. देन आया बीम्स्टेक. अब इसका नाम जो है BIMSTEC पड़ा. ठीक है. अब उस टाइम भी इसका मतलब BIMST का मतलब तब भी बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मतलब तब भी नहीं था. इसका नाम मतलब तब था BIMST मतलब बांग्लादेश. देन यू हैव इंडिया. देन M जो था वो दिट स्टैंड फॉर म्यांमार, जो कि ऐड हुआ था दिसंबर 1997 में, और उसके बाद इसको कहा जाने लगा BIMSTEC. ठीक है. तो ये इसका मतलब हुआ. एंड फाइनली 2004 में क्या हुआ, भूटान और नेपाल जो है इनको ऐड किया गया. ठीक है. अब जो भूटान इससे पहले जो हमारा नेपाल था, नेपाल 1998 में इसको एज अ ऑब्जर्वर जो है बीम्स्टेक में ऐड किया गया था. ठीक है. 1998 में इसको एज अ ऑब्जर्वर नेशन ऐड किया गया. एंड फाइनली 2004 में इसको एज अ मेंबर नेशन जो है इसमें ऐड किया गया. और फाइनली उसके बाद जो है हमारा नाम जो BIMSTEC, जिसे हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं, वो नाम जो है बनकर आया हमारा फाइनली 2004 में. तो ये रही हमारी जो इसके नाम की, या जो इसकी फुल फॉर्म पूरी तरह से जो इसका नाम निकल कर आया वो इस तरह से आया. ठीक है. अब ये कंट्रीज जो है बे ऑफ बंगाल क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसमें वही मेंबर्स हैं, वही कंट्रीज़ की वही
हाँ सॉरी, वही कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है उसको कवर करती हैं, हैविंग द बाउंड्रीज विद बे ऑफ बंगाल। जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान एंड यस, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार मैंने बोला, यस म्यांमार। कोई स्किप हुआ क्या? ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, या दीज आर ऑल द 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7। और इसका जो है ये सारी की सारी जब ऐड हुई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट स्टार्टेड वर्किंग एज अ कनेक्शन बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक कनेक्शन बनकर जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सामने आई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये मैप पर बताती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर रही हैं। 1 सेकेंड, यस, सो हियर वी हैव ऑल द कंट्रीज़ जो कि हमारी मेंबर्स हैं बिम्स्टेक की। सबसे पहले तो ये रही इंडिया। ठीक है, देन वी हैव बांग्लादेश, वी हैव नेपाल, वी हैव भूटान। इस तरह से आ रहा है, यानी कि साउथ एशिया से ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रहा है। तो ये आ गया हमारा हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन सी कंट्रीज़ है, हाँ नेपाल ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये श्रीलंका। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं हमारी क्या है, हमारी बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो नाम से ही पता चल गया, BIMST जो है ये पहले 5 हमारे, लास्ट पे हमारी ऐड हुई थी नेपाल और भूटान। तो इसको आप ऐसे भी NB कर लोगे तो ये आपको याद हो ही जाएगा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, इसमें कोई इतना खास ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं बिम्स्टेक का जो हमारा इसके बाद का ये है, ये आया कब था, ये मैंने आपको बताया, ये 1997 में इट केम इनटू बीइंग। ठीक है, और फाइनली इसका नाम जो है ये कब पड़ा, ये नाम पड़ा इसका जो प्रॉपर नेम है 2004 में नेपाल और भूटान के ऐड होने के बाद पड़ा। और इसके साथ साथ इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा, ये क्या करता है, एक तरह से हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो बिम्स्टेक है इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर हमारा ढाका में, बांग्लादेश के अंदर हमारा इसका हेड क्वार्टर है। फाइन, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल है टेंजिन लेकपेल। ठीक है, जो कि भूटान के रहने वाले हैं, टेंजिन जो कि भूटान के रहने वाले हैं, वो इसके हैं क्या, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, वो थे मिस्टर सुमित नक्कनदाला फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, मिस्टर सुमित तो आपको याद हो ही जाएगा वैसे भी, है ना। अब नक्कनदाला, तो ये जो थे हमारे ये श्रीलंका के थे, ये पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल थे बिम्स्टेक के। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर भी पढ़ लिया, सेक्रेटरी जनरल पढ़ लिया। समिट्स जो है हमारे बाइनवली होते हैं, यानी कि 2 साल में एक बार होते हैं, और मिनिस्ट्रियल मीट्स जो होती हैं वो होती रहती हैं। ठीक है, अभी तक हमारे टोटल 4 समिट्स हुए, और 5वां जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस इज़ वेयर आई मैंशनड। हाँ, यहाँ देखें, अब जो है ये होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन 2022। 5th बिम्स्टेक जो हमारा समिट होगा ये होगा कॉन्गो श्रीलंका में। ये ऑल सेट टू टेक प्लेस। अब देखते हैं पैंडमिक या बाकी सिचुएशंस अगर सिम रहती हैं तो ये जो है हमारा बिम्स्टेक का नेक्स्ट जो हमारा समिट होगा वो कॉन्गो श्रीलंका में होगा। ठीक है, इसके बाद देखें बहुत सारे मिनिस्ट्रियल मीट्स हुई हैं। अभी रिसेंटली 17th हमारी जो है मिनिस्ट्रियल मीट हुई है, जो कि यहाँ दैट वाज चेयर्ड बाय श्रीलंका। ठीक है, विद वर्चुअल पार्टिसिपेशन। ठीक है, 2021 1 अप्रैल 2021 अभी रिसेंटली ये जो है हमारी एक मीटिंग हुई है, जो कि वर्चुअली हुई है, यानी कि ऑनलाइन हुई है। क्यों हुई है ऐसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, क्योंकि अभी पैंडमिक के कारण। ठीक है, उसके बाद जो है पहली बार हमारी जो ये हमारी मिनिस्ट्रियल मीट जो हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी बांग्लादेश में। इसको पहली बार बांग्लादेश ने होस्ट किया था। ठीक है, अभी जो है इसको श्रीलंका जो है चेयरमैनशिप इसकी जो संभाली हुई है, हमारी जो बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप अभी संभाली है, वो संभाली है किसने, वो संभाली है श्रीलंका ने। ठीक है, अभी जो पहली बार जो चेयरमैनशिप किसके हाथ में आई थी, वो आई थी बांग्लादेश के हाथ में। और अभी की बात की जाए तो कैसे बनते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैनशिप कैसे दी जाती है, ये दी जाती है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इट शिफ्ट्स ऑन, अलग अलग मेंबर नेशंस जो हैं उनके नाम के हिसाब से अलग ये जो है रोटेट करती रहती है।
ठीक है। इसके बाद जो है हमारी बात की जाए अगर टोटल हमारी कितनी पॉपुलेशन कवर कर रही है जो बिम्स्टेक के अंडर आती है, तो देखो जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कवर करती हैं अराउंड 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को जो है बिम्स्टेक कवर करता है अपने अंडर। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि ढाका में जब हमारी सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीट हुई, ठीक है, 1998 के अंदर, तब जो है 6 सेक्टर्स जो थे जिनको ऐड किया गया हमारे बिम्स्टेक के अंदर, कि इनके बारे में हम क्या करेंगे, इन पर फोकस करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। बिम्स्टेक में हमारी 1998 में हमारी एक मिनिस्ट्रियल मीट हुई, सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीट, वहाँ पर 6 सेक्टर्स लाए गए। अभी 6 सेक्टर्स क्या हैं, ये 6 सेक्टर्स जो थे हमारे पास, ये थी, पहला सेक्टर था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लिखें आप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेकेंड सेक्टर था वो था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो थर्ड सेक्टर था वो था एनर्जी। जो फोर्थ सेक्टर था वो था टूरिज़्म। देन फिफ्थ सेक्टर हमारा जो था वो था टेक्नोलॉजी। और सिक्स्थ सेक्टर जो था हमारा वो था फिशरी, ठीक है। तो ये हमारी जो 6 सेक्टर्स जो हैं ऐड हुए, यानी इनके बारे में बात की गई सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीट में, यानी कि मिनिस्टर्स की मीट हुई, जहाँ पे मिनिस्ट्रियल मीट होता है जहाँ पर ना हमारे कॉमर्स मिनिस्टर्स, हर जितने भी कंट्रीज, जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनके कॉमर्स मिनिस्टर्स या फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो जा कर के वहाँ पर बैठ करके क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और वहाँ पर जो है काफ़ी सारी हमारी बातचीत होती है, ठीक है। अभी जो हमारी 17th जो रिसेंटली मिनिस्ट्रियल मीट हुई है, जो मैंने आपको बताया 1 अप्रैल को, तो वहाँ पे किसने, वहाँ हमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने किया था, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जो है उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया था 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ था, जब हमारी 6 जो सेक्टर्स है, सेकेंड मिनिस्टोरियल जो मीट हुई उसमें इनको जो है ऐड किया गया, इनकी बात की गई। देन 7 सेक्टर्स जो हैं इसमें और ऐड किए गए, ठीक है। हमारे जो 6 सेक्टर्स बिम्स्टेक में ऐड किए गए थे, उनके साथ साथ 7 सेक्टर्स बाद में और ऐड किए गए 8वीं जो बैठक हुई मिनिस्टर्स की ढाका के अंदर 2005 में, तब। अब ये 8 सेक्टर्स कौन से थे, ये 8 सेक्टर्स जो है आप नोट करें, ये थे एग्रीकल्चर, ठीक है, पहला था एग्रीकल्चर, या फिर आप इसको लेके चल सकते हैं 6 ये, 7वां था एग्रीकल्चर, फिर 8वां था पब्लिक हेल्थ, उसके बाद 9वां था पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि गरीबी को हटाना है। उसके बाद हमारा 8वां था, 9वां था, 10वां, ठीक है, 9वां था हमारा पॉवर्टी एलिविएशन। उसके बाद 9th था हमारा काउंटर टेररिज्म, ठीक है, एंड ट्रांस नेशनल टेररिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन जो था हमारे पास वो था इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट था द नेक्स्ट जो हमारा। फिर 12वां था हमारे पास, सॉरी 12th नहीं था, 12th कल्चरल कॉपरेशन, ठीक है। उसके बाद था पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और उसके बाद यहाँ पर हो गए हमारे 7 सेक्टर्स ऐड, ठीक है, 13 सेक्टर्स हमारे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। और फाइनली जो है 14th जो हमारा सेक्टर था दैट वाज एडेड इन 11th मीट इन 2008, एक और सेक्टर ऐड किया गया, और वो सेक्टर था हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज जो था हमारा वो 14th सेक्टर था, ठीक है। पीछे उससे पहले जो उससे पिछले वाला जो मीट हुआ था, यानी कि दिस मीट, इसमें जो हमारे 7 सेक्टर्स जो ऐड हुए थे, इनमें जो लास्ट सेक्टर था यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तक जो था हमारे सेक्टर्स ऐड हुए थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ऐड हुआ 14th सेक्टर, जो कि 11th मीट 2008 में हुआ था, ये जो था हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारा हो गया 14 सेक्टर, 7 सेक्टर, 6 सेक्टर्स, ये अच्छे से याद रखें, पूछ सकते हैं कि ये सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स कौन से मीट में ऐड हुए थे, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हमारी चेयरमैनशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है, मेंबर नेशंस में ये रोटेट होती रहती है। बीम्स्टेक जो है हमारा 5वां समिट जो है वो कॉन्गो श्रीलंका में होने वाला है। फर्स्ट समिट जो है हमारा बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड 2004 के अंदर। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारा समिट हुआ था वो 2008 में हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीम्स्टेक के कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो अग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, या कोई कॉन्क्लेव्स हुई हैं, कोई मीटिंग्स हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले सबसे जो थी हमारी वो थी
बीमस्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बीमस्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या था? बीमस्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो था, इट वाज साइंड बाय द मेंबर्स, जितने भी मेंबर थे बीमस्टेक के, टू स्टिमुलेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेड है उसको बढ़ाना है, ठीक है। और इनका काम, इनका बेसिकली मकसद ये था, देखिए मेंबर्स ने ये हमारा जो अग्रीमेंट जो है साइन किया था, इस वजह से किया था कि जितनी भी, देखिए अब हमारी क्या हो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर की पार्टीज़ जो हैं, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, वो क्या करें, इन्वेस्ट करें, ट्रेड अपने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालें, आउटसाइडर्स जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इस वजह से जो है एक ये फ्री ट्रेड, यानी कि कम जो हमारे इस पे कम रेट्स पे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अलाउ किया गया था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्ट्स जो है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो है उन पर कम कर दी गई थी। तो ये जो है इनका मेन मकसद ये था कि बाहर की कंट्रीज या आउटसाइडर्स को हमने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है कि वो हमें आकर या फिर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इनके लिए इन्हें क्या किया, नेगोशिएशंस के लिए उनने एक परमानेंट चेयर जो है वो रख ली, सिलेक्ट कर ली। इनका मानना ये था कि एक परमानेंट नेशन होना चाहिए जो कि क्या करेगा, हमेशा नेगोशिएशंस करेगा, कि हाँ मतलब किसी बात पे रहेगा, कोई बात करेगा। तो वो एक नेशन उनने कौन सा रखा, उन्होंने सिलेक्ट किया थाईलैंड को, कि हमेशा जो है हमें लीड यही करेगा, यही नेगोशिएशंस करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बीमस्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। उसके बाद आ गया बीमस्टेक कॉन्क्लेव। बीमस्टेक कॉन्क्लेव ऑफ पॉर्ट्स, यानी कि कॉन्क्लेव ऑफ पॉर्ट्स मतलब एक मीट हुआ था, एक मीटिंग हुई 7-8 नवंबर 2019 को, जो कि विशाखापट्टनम में हुई, हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि हमें क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, एक रास्ता चुनना है, सो दैट वी कैन स्ट्रेंथन मैरीटाइम पोर्टलेट कनेक्टिविटी, ठीक है। समुद्री जो हमारी जो पोर्टलेट कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी समुद्र के थ्रू हम उसे बढ़ा सकें, उसको अच्छा जो है बूस्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि हमने जो इसका मेंबर बना, इसके साथ एक पार्टनर बना हमारे बीमस्टेक के साथ, ये कब बना, 2005 में बना था, ठीक है। उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक मैं देखिए बीमस्टेक में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बतानी, कि बीमस्टेक आया क्यों था। बीमस्टेक को बेसिकली इसलिए लाया गया था कि देखो, जब क्या हुआ, हमारी वॉर हुई 1962 में, हमारी इंडो चाइना वॉर हुई, ठीक है। उस टाइम पे क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत हिल गई इंडिया की, ठीक है। अब जो भी हुआ, लेकिन इकोनॉमी पे जो है इफेक्ट हुआ। तो उस टाइम पे जो हमारे पीएम और उन्हें मिल करके क्या किया, जैसे पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस टाइम थे, तो उन्होंने क्या किया, नरसिम्हा राव ने एक पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या किया, फॉलो करने के लिए कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, जो भी करना है अपने मुल्क के अंदर, हमें बाहर की कंट्रीज़ को साथ लेकर के चलना है, हमें उनके साथ रिलेशन जो बाकी नेशंस के साथ है अच्छे करने हैं, ठीक है। तो ये कहने के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे आहिस्ता से आगे जाके बीमस्टेक को क्या कर लिया, कहा कि हम बीमस्टेक का मेंबर बनेंगे, और इसी तरह से बीमस्टेक का मेंबर बन गए, सो दैट जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके, और ये जो नेशंस हैं जो कि साउथ एशिया के नेशंस हैं और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, ये एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है, इमरजेंसीज के टाइम पे और अदरवाइज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बीमस्टेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपीईसी के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अगर इसके अलावा आपको लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें मिस किया है जो भी हमारे बीमस्टेक में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपेक के बारे में, ओपीईसी के बारे में, जो कि जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो के नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो कि पेट्रोल जहाँ पे निकलता है, बनता है, और वहाँ से वो कंट्रीज़ जहाँ से पेट्रोल जो है एक्सपोर्ट होता है, उन कंट्रीज़ की मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसे हम ओपीईसी कहते हैं। ओपेक जो है ये 13 मेंबर्स से बनी हुई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, और ऑयल प्राइसेस और उनकी सप्लाईज़ को इंश्योर करना कि उनके प्राइसेस कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं या उनकी सप्लाई जो है किस तरह से हो रही है, उस पर जो है एक तरह से नज़र रखना जो है हमारे ओपीईसी का काम है। अब ओपीईसी बना कब, ये बना 14 सितंबर 1960 में, ये बना बगदाद के अंदर। बगदाद कहाँ पे, हमारा ईरान में, सॉरी इराक के अंदर, ठीक है। बगदाद जो कि हमारा इराक में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारी बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 10 से लेके 14 सितंबर के बीच में हुई। उस वक्त जो है हमारी ओपीईसी जो है ये फाउंड हुई, इसकी फॉर्मेशन हुई। अब उस टाइम पे क्या हुआ, पहले 5 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने मिल करके जो इसको बनाया, ठीक है। कौन सी 5 कंट्रीज़ थी, वो थी ईरान, इराक, कुवैत,
सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इसको साउथ अफ्रीका मत पढ़ना प्लीज़, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो थी इन्होंने मिलके एक इसकी फाउंडेशन की विच केम इनटू इफेक्ट, जो कि काम करना शुरू हुई फ्रॉम जनवरी 1961 विद इट्स हेडक्वार्टर इन वीना ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब देखें अभी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वीना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन जब ये बना ओपीईसी बना उस टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा के अंदर था, ठीक है, जेनेवा के अंदर था। लेकिन 1965 में जा करके ये शिफ्ट हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर। मैं आपको बता दूं जो ऑस्ट्रिया है दिस इज़ नॉट द मेंबर नेशन ऑफ ओपीईसी, ये ओपीसी का मेंबर नेशन नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया में है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो है वो है मोहम्मद सनूसी बरकिंदो, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। मोहम्मद सनूसी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। पहले जो हमारे इसके ओपेक के जो पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल थे वो थे फुआद रूहानी, फुआद रूहानी, फाइन। तो ये थे हमारे पहले मेंबर, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे देखिए ओपीईसी का काम क्या था? ओपीईसी का काम था कि इन्होंने कोऑर्डिनेट करना है और हमारी जितनी भी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ है इनको लुक आफ्टर करना है, इसको फॉर्मुलेट करना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है, और जितनी भी ऑयल की सप्लाई है और इसकी प्राइसिंग है या इन्वेस्टमेंट है इसको इंश्योर करना है, ठीक है, कि हमारी जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हमारी इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हो रही है या नहीं हो रही है, ऑयल इंडस्ट्री में हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारा काम था ओपीईसी का। अब इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था ये काम, यानी कि जो काम अब ओपीईसी ने करना शुरू किया, यानी कि काफ़ी सारे जो ये नेशंस जुड़े हैं, 13 हमारे जितने भी नेशंस जुड़ करके 13 नेशंस जो काम कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, एक नाम था 7 सिस्टर्स, काफ़ी फेमस था। यहाँ पे क्या था कि कुछ कंपनीज थी, ये 7 टर्म जो 7 सिस्टर है ये एक टर्म दिया गया था 7 कंपनीज को, जो कि लगभग 1940 से लेकर 1970 के बीच में जिन्होंने लगातार क्या किया था, एक तरह से ऑयल इंडस्ट्री या ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड में उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसकी प्राइसिंग को, इसकी सप्लाई को कंट्रोल करके रखा था, एक तरह से मोनोपली थी उनकी, ठीक है। तो ये 8 जो 7 सिस्टर्स थी, ये जैसे कुछ कंपनीज थी, जैसे हमारे पास बड़ी फेमस एंग्लो इरेनियन कंपनी थी एक, ठीक है, एंग्लो इरेनियन कंपनी के नाम से एक कंपनी थी। फिर हमारे पास एक थी रॉयल डच, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फिर हमारे पास थी गल्फ ऑयल, फिर थी हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, एक्स्ट्रा 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 ऐसे 7 कंपनीज जो थी ये मिल करके क्या कर रही थी, हमारी एक तरह की मोनोपली थी, एक तरह की इन्हीं का रूल जो था हर तरफ से चल रहा था। तो इसी तरह से क्या हुआ, ओपीईसी सामने आया और ओपीईसी ने जो है ये डिसाइड किया कि अब जितने भी प्राइसिंग वगैरह है या जितनी भी सप्लाई है या जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी जो रेट्स वगैरह हर चीज़ जो है हम डिसाइड करेंगे मिलकर, अपने हिसाब से जो है हम मिल करके जो तेल है उसको एक्सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये था हमारा जो बेसिकली ओपेक का मेन मकसद जो था वो यही था कि हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है ग्लोबल ऑयल मार्केट को। अब क्या होता है कि 2016 में फिर से क्या हो जाता है, मई 2016 में हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, दैट इज़ ओपीईसी प्लस। अब ओपीईसी प्लस क्या है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो तेल बेचती हैं, ठीक है, तेल जहाँ से निकलता है इसको एक्सपोर्ट करती हैं, अदर देन ओपीईसी जो कंट्रीज़ हैं, ओपीईसी के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको छोड़ के जो बाकी कंट्रीज़ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यानी कि वो कंट्रीज़ जिन्हें जो तेल बेचती हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो भी ओपीईसी प्लस थी। तो ये ओपीईसी प्लस का काम था कि ये क्या करते थे, टू हैव मोर कंट्रोल, ये ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, टू हैव मोर कंट्रोल ऑन ग्लोबल ऑयल मार्केट। तो अब हमारे पास ये भी है, ओपीईसी प्लस भी है, जो कि ऑयल मार्केट पे क्या करती है, लुक आफ्टर करती है। तो अब बात करते हैं, देखें इसके मेंबर्स कौन से, अल्जीरिया, अंगोला, देन वी हैव कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, कुवैत, चाइना, इराक, ठीक है, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुला। तो ये कंट्रीज़ हैं हमारी जो इसकी मेंबर हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लीबिया है, जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास कतर है, ठीक है, कतर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है कतर भी इसकी मेंबर थी, 1961 में ऐड हुई थी, लेकिन 2019 में दिस कंट्री लेफ्ट, ठीक है, 2019 में ये चली गई। कतर जो है याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने छोड़ा है, तो वो हमारी एक तो हमारे इक्वेडर है, इक्वेडर ने 2020 में एक लेफ्ट किया है, जो कि इक्वेडर हमारी 1973 में ओपेक में ऐड हुई थी, ठीक है, फिर 2007 में छोड़ दिया
फिर वापस से आई, सॉरी 1973 में आई, 1992 में चली गई, ठीक है। फिर 2007 में फिर से आई एंड लास्ट पे 2020 में इक्वेडर ने छोड़ दिया। तो पूछ सकते हैं कि 2020 में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हमारे OPEC को लिफ्ट किया, तो वो कौन सी कंट्री है, वो आपकी इक्वेडर है। उसके साथ साथ कतर है हमारी एक कंट्री जो कि 1961 में आई और 2019 में छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया 1962 में आई, जनवरी 2009 में छोड़ दिया, ठीक है। फिर जनवरी 2016 में वापस से आई और नवंबर 2016 में, सॉरी 18 में छोड़ दिया, कौन से, इंडोनेशिया। देन यू हैव लिबिया। अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे ये लिबिया है, ये 1962 में ऐड हुई है। जो हमारी UAE है ये 1967 में ऐड हुई है। अल्जीरिया जो है, वैसे इतना पूछेंगे नहीं आपको कि कौन सी ईयर में कौन सी कंट्री ऐड हुई है, 1969 में ऐड हुई है, ठीक है। फिर नाइजीरिया है हमारे पास, ये 1971 में ऐड हुई है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट पे हमारी कौन सी ऐड हुई थी, ये हुई है हमारी कॉन्गो 2018 के अंदर, ठीक है। ओपेक कंट्रीज़ का क्या था कि ये एडजस्ट कर रहे थे ऑयल पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ को, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, एक स्टेबिलिटी जो है पेट्रोलियम मार्केट में लाई जा सके। तो ओपेक का काम ये है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओपेक फ़ंड, ओपेक के फ़ंड कहाँ से आते हैं, तो ओपेक फ़ंड जो है इसी के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर जब जिसको इमरजेंसी के टाइम पे किसी को ज़रूरत होती है तो उसको वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कंट्रीज़ हमारी, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये आ गई हमारी ओपेक कंट्रीज़। इक्वेडर, जो कि मैंने आपको बताया, इक्वेडर जो है, इक्वेडर ने छोड़ दिया, कब छोड़ा, ये छोड़ा 2020 में। ये रहा हमारा वेनेजुएला जो कि अभी भी मेंबर है। इक्वेटोरियल गिनी ये भी मेंबर है। गेबॉन, अंगोला, कॉन्गो, ये रहा नाइजीरिया, ठीक है। अभी वेनेजुएला जो है, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी कौन सी ऐसी कंट्री है, सॉरी कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में से हमारे पास OPEC की मेंबर है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये वेनेजुएला है, ठीक है। उसके बाद यू हैव अल्जीरिया, लिबिया, कुवैत, ईरान, कतर जो कि छोड़ चुकी है, ठीक है। कतर के बारे में पूछेंगे तो ये 2019 में छोड़ के चली गई। यू हैव UAE, यू हैव ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे सारे ओपेक के मेंबर्स। अब हम बात करते हैं इसके एक ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है मैम, याद कैसे रखा जाए। तो याद करने के लिए देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे मुझे अच्छा लगा, जैसे मुझे ईजी लगा तो मैंने वही सोचा। आप देख लें आपको कैसे लग रहा है, आप उसको हिसाब से पढ़ लेना। यू, ठीक है, लाइक कैग IAS, ठीक है। मेरा इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे याद रखा है। क्या तुम्हें पसंद है CAG, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, क्या तुम्हें पसंद है, जो कि कैग पसंद है, क्या तुम्हें यू लाइक कैग, तुम्हें कैग पसंद है, कैग जो कि IAS करके कैग बना है, यानी कि कोई भी कैग जो IAS बन के बना है, ठीक है। ये अब आपका अपना अपना हिसाब है। वैसे मैंने याद रखा है कि यू लाइक कैग IAS, क्या तुम्हें कैग IAS पसंद है। सो वट एवर इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज़ वेरी यूजलेस, वेरी मीनिंगलेस। तो इसको प्लीज़, तो U फॉर UAE, L फॉर लिबिया, I फॉर इराक, K फॉर कुवैत, E फॉर इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। देन यू हैव दिस, no sorry, yeah, you have this C for Congo, ठीक है, Angola, then you have Gabon, then you have Iraq, then you have Algeria, and then you have Saudi Arabia. So this is all about your OPEC. इसके बाद हम बाकी का जो बच गया है या कुछ रह गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। वैसे मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सफिशिएंट। किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ फॉलो करें हमें हमारे SSS चैनल पर, जो कि YouTube पर अवेलेबल है और आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको PDFs चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि SSS के नाम से दिया अवेलेबल है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि सर्वत/r बट के नाम से अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तब
अब बात करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।